A very good morning to one and all. So children, today we are just completing our chapter Force and Laws of Motion, having last topic, that is law of conservation of momentum, right? So in our very first lecture we talked about the momentum. What is momentum? Basically momentum is a product of the mass and its velocity, right? Whatever mass object is having and its velocity, right? Now today we are going to discuss if we are having two objects making a some system. अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो सिस्टम बना रहे हैं, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, आपके उनमें कोलिशन होता है, तो उनका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन, इट विल रिमेन कांस्टेंट और नॉट, वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, राइट? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पर्टिकुलर टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? सो व्हाट द स्टेटमेंट स्टेट्स, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, द टोटल momentum of an isolated system remains conserved if no force is applied on it, right? The statement defines that कि कोई भी जो आपके पास सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट मीन्स उसके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एंड उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है. सो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, बट कांस्टेंट किस सिचुएशन में रहेगा? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाइड ऑन इट, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. इन दैट सिचुएशन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, momentum of the system remains conserved, right? Now to explain this situation, we are just considering a situation like the total linear momentum of an isolated system remains conserved constant if no external force acting on them, right? That is initial momentum of the object equals to final momentum of the object. Now what is initial and the final momentum? Suppose we are taking these two objects, right? This object is A and this object is B, right? This object A having some mass, इसका ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, राइट? एंड इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट? सिमिलरली ऑब्जेक्ट जो B होगा उसका भी कुछ मास होगा और उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, राइट? सो सपोज हम इनिशियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट A है दैट हैविंग मास m1 एंड वेलोसिटी u1, राइट? ऑब्जेक्ट A है तो उसके हम सारे टर्म्स 1 में कंसिडर कर रहे हैं, मास m1 और mass m1 and velocity, initial velocity u1. This object is the second object having mass m2 and initial velocity u2, right? अब इस सिचुएशन में क्या होगा? सपोज किसी ऑब्जेक्ट की, सपोज दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके पास ये प्लेस हैं और सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है किससे? आपके पास ऑब्जेक्ट बी से. तो कुछ टाइम बाद क्या होंगे? दोनों आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे. सो जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ अप्लाई होगा. दैट मीन्स ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वापस आपके पास दैट ऑब्जेक्ट बी विल ऑल्सो गिव द रिएक्शन टू द ऑब्जेक्ट. भाई ऑब्जेक्ट ए अगर ऑब्जेक्ट बी पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट बी भी एक रिएक्शन देगा और उस पर अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा, राइट? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. दिस इज विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ यही एक्सप्लेन करता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो वापस रिएक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करता है. उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, राइट? नाउ अब दोनों ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गया? भाई दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मोशन करने लगे, राइट? तो अब भाई मास तो सेम रहेगा. भाई ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए का मास कितना हो जाएगा? m1 ही रहेगा, बट वेलोसिटी u1 से v1 चेंज हो गई है, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट बी है, मास सेम रहेगा, m2 ही रहेगा, बट वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम u1 टू v2, u2 टू v2, राइट? द सेम सिचुएशन वी आर कंसीडरिंग ओवर हियर. उसी सेम सिचुएशन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. आपके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, इनिशियल आपके पास मास है, आपके पास उसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी विल बी m2 एंड वेलोसिटी विल बी u2, राइट? नाउ द नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू द नेक्स्ट आपके पास क्या है? दोनों सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या है? सेकेंड स्टेप है बोथ ऑब्जेक्ट विल कोलाइड विद ईच अदर. दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. देन व्हाट हैपेंस? भाई मासेस सेम रहेंगे बट दे विल अप्लाई एन अपोजिट एंड इक्वल फोर्स टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंड इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर कोलिजन दे विल सेपरेट, वो सेपरेट हो जाएंगे एंड विल मूव फ्रॉम
और सेपरेशन के बाद वो दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे एंड ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विल बी v2, राइट. मासेस विल रिमेन सेम, मासेस सेम रहेंगे m1 एंड m2, राइट. नाउ we will apply here the Newton's second law. Newton's second law क्या स्टेट करता है, F1 equals to the any force is directly proportional to the rate of change of momentum. भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो भी फोर्स अप्लाई होता है एक्सटर्नल, वो आपके पास क्या होता है, ये इसके एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, ये इसके इंटरनल फोर्सेज है जो दोनों एक दूसरे पे अप्लाई करें. एक्सटर्नली वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, राइट. तो F1 will be equals to the rate of change of momentum in body A, राइट. दोनों के लिए दोनों इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. भाई ऑब्जेक्ट ए पे भी कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है, ऑब्जेक्ट बी पे भी कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ए पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है इक्वल्स टू क्या होगा, दैट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. F equals to rate of change of linear momentum. Rate of change of F is proportional to rate of change of linear momentum. Same we are having here for object A के लिए हम इस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं. So rate of change of momentum in body A, right. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए. भाई बॉडी ए का फॉर बॉडी ए इनिशियल मास सेम है, m1 है, इनिशियल वेलोसिटी थी u1, राइट. कोलिजन हुआ, सेपरेशन के बाद वेलोसिटी हो गई v1, राइट. सो व्हाट विल वी डू, भाई मास प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, राइट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी. भाई इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी m1 u1, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, राइट. फिर कोलिजन हुआ तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ए का जो मास था वो सेम रहा, m1 ही रहा, एंड वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम u1 टू v1, राइट. तो इनिशियल मोमेंटम था इनिशियल वेलोसिटी के साथ और फाइनल मोमेंटम था फाइनल वेलोसिटी के साथ, राइट. अब आपके पास जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं, व्हेनेवर वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द चेंज, आप चेंज कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट विल यू विल डू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट. फाइनल मोमेंटम किससे मिलेगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसका मास, राइट, उसके दोनों के प्रोडक्ट से. इनिशियल मोमेंटम किससे मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी एंड उसका जो मास होगा उससे. किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए वी आर कंसीडरिंग है, राइट. तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम of object A minus initial momentum of object A, right. तो final momentum m1 v1 minus m1 u, right. Rate मतलब divided by the time, at the time they are colliding with each other, right. So we can just take the m1 common, so it will be v1 minus u1 upon t, right. Now we will calculate the reaction force. अब जो आप F2 ने F1 ने फोर्स अप्लाई करा, तो भाई F2 जो आपके पास ऑब्जेक्ट भी होगा वो भी क्या करेगा, एक रिएक्शन क्रिएट करेगा, फिर फोर्स अप्लाई, इंटरनल फोर्स अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट ए पे. सो दैट फोर्स विल बी डिफाइंड बाय द F2 इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन B. अब B के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई B का मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी थी u2, राइट. अब आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, भाई मास तो सेम रहेगा, m2 ही रहेगा, बट वेलोसिटी u2 से v2 चेंज हो गई है, राइट. तो जो मास और जो प्रोडक्ट होगा मास एंड फाइनल वेलोसिटी का, वो मिलेगा फाइनल मोमेंटम, और जो प्रोडक्ट होगा मास एंड इनिशियल वेलोसिटी का, दैट विल गिव्स अस द इनिशियल मोमेंटम. सो आप जब चेंज कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट टू या बी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन. So that can be written as m2 v2 minus m2 u2 upon rate, that means divided by the time, right, according to the statement of Newton's second law, right. ये हम सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई कर रहे हैं. So m2 will be equals to the v2 minus u1 upon v2 minus u2 upon time. Now we will apply here Newton's second law. न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे. भाई इसने एक फोर्स अप्लाई करा इस डायरेक्शन में, इसने सेम फोर्स अप्लाई करा अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है. तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, दोनों स्ट्राइक में. तो F1 इक्वल्स टू F2, बट F2 विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो F2 के साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा. नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द F2 विल बी अपोजिट टू F1, राइट. तो आपके पास यहाँ पर जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F1 इक्वल्स टू माइनस F2. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई F2 अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इक्वल्स टू का साइन रिप्रेजेंट करता है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड
इक्वल है। दैट मीन्स 10 न्यूटन का ये अप्लाई करेगा, 10 न्यूटन का ये अप्लाई करेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये +10 होगा अगर तो ये -10 होगा, राइट, दैट मीन देन यू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2, आपने दोनों की वैल्यू प्लेस करी F1 एंड F2 की, तो T कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ से, एंड व्हेन T विल बी कैंसिल विद ईच अदर देन यू विल गेट M1 V1 minus U1 equals to minus M2 V2 minus U2, right, and यहाँ से आपने इक्वेशन को इक्वेट करा, then you will get M1 V1 minus M1 U1 equals to minus M2 V2 plus minus and multiply होगा आपके पास then M2 U2, राइट, और आप इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो इनिशियल वाली वैल्यूज दोनों ऑब्जेक्ट्स की आप सेम साथ लेंगे, M1 U1 plus M2 U2, राइट, इक्वल्स टू M1 V1 plus M2 V2। अब M1 U1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट है, M2 U2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B, राइट, तो ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्योंकि ऑब्जेक्ट A एंड B बोथ आर मेकिंग अ सिंगल सिस्टम, तो दोनों की इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू मिलके क्या बना रही है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट, इक्वल्स टू M1 V1 फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A plus M2 V2 final momentum of object B, right, so that will give us the final momentum of the system, so we can get the equation initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system, right children, so this is all about the topic that conservation of linear momentum, so we can just summarize the topic, so whenever no external force is acting on the system, so the momentum of that system will remains conserved, तो ये स्टेटमेंट होता है आपके पास कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है तो आपके पास जो सिस्टम होता है उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, राइट, कंजर्व रहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम द प्रोडक्ट दो जो सम होगा, जो प्रोडक्ट होगा किसका, इनिशियल वेलोसिटी मास का प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड मास का, राइट, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ए होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास प्रोडक्ट होगा किसका, मास एंड फाइनल वेलोसिटी का, राइट, दैट इज M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2, right, so children, so this is all about the topic. Sometimes we are having numerical based on the straight formula, that is M1 U1 plus M2 U2 equals to like this formula, right, and that's all in your syllabus, right, and this is the last topic of your chapter, right, so children just try to practice this expression, whenever you will just practice this expression, so the things will be more clear to you all, right, so if you are not practicing the things that we have discussed, so the things will be sometimes maybe difficult for you to understand, right, so just try to practice the things, right, and only in that condition you are just able to do the things, right children, so after next session we will just try to solve some numerical based on the topic, right, so that will be more clear to you all, so that's all for today, thank you.